हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास 4, जहां पे हम लोग परसेंटेज का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है। ऐसे टॉपिक्स जैसे इलेक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कि इतने वोट्स पड़े और तो कितना परसेंट से वो जीता, या इतना परसेंट से जीता तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने कास्ट हुए। सेकंड, और क्या टाइप देखेंगे हम लोग, देखेंगे पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन कि इस साल अगर पॉपुलेशन इतने परसेंट से बढ़ रहा है तो आने वाले 5 साल में कितने पॉपुलेशन, हम लोग को टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। और क्या देखेंगे आज के क्वेश्चन में हम लोग, जो मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन होता है कि स्कूल में एक स्टूडेंट को इतना परसेंट मार्क्स आया और इतने नंबर से वो फेल हो गया तो उसको कितना नंबर, तो टोटल मार्क्स कितना होता है स्कूल में, ये पता चलेगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन में, और स्टूडेंट्स इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में फंसते हैं। ठीक है। हर बार की तरह मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से पहले बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, सो दैट अगर आप उस फॉर्मूले से अगर आप प्रैक्टिस कर करके यूज टू हो जाएंगे तो आपका 10 to 15 सेकेंड्स जो बचाने का मैं बोलता हूँ आपको, वो बच जाएगा आपका एग्जाम में। इसके पहले हमने परसेंटेज के 3 क्लासेस और कर लिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ उस जो 3 लेक्चर है उसका प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है। आप पहले जाइए, उन लेक्चर को कंप्लीट करके यहाँ से कंटिन्यू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ो। राजेश got 350 marks and Sarita scored 76% marks in the same test. If Sarita scored 296 marks more than Rajesh, then what were the maximum marks of the test? इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और यही सब क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है, कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग गया और उसको समझने में और सॉल्व करने में टाइम लग गया, तो इसी को स्टूडेंट्स लेंदी बोलते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह से हमारा पेपर जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। बट अगर आपको इसको बनाने का तरीका पता है तो बहुत जल्दी आप कुछ 5 से 10 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से पूरा मेथड से बता रहा हूँ, उस मेथड को आप फॉलो करके प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपका टाइम आराम से कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। राजेश गॉट 350 मार्क्स। तो राजेश को कितना मिला है, राजेश को मैं आर लिखता हूँ, तो राजेश को मिला है 350 मार्क्स मिला हुआ है, मार्क्स के टर्म्स में दिया इसका। और सरिता, सरिता ने कितने स्कोर किए, सरिता ने स्कोर किए 76% मार्क्स। मतलब टोटल जितना भी मार्क्स होगा उसका 76% आया है सरिता को। टोटल जितना भी मार्क्स होगा उसका 76% मार्क्स सरिता को मिले। सो अपन क्या करते हैं ना, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। टोटल मार्क्स में हम लोग कितना ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। क्यों एक्स लेते हैं और कोई 100 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि 100 और एक्स कब लेना है आपको। 100 तब लेना है जब आपको कोई रियल वैल्यू ना दिया रहे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में रियल वैल्यू दिया हुआ है 350 मार्क्स और 296 मार्क्स दिया हुआ है, तो ये रियल वैल्यूज हो गए। सो अब तब आप 100 नहीं ले सकते, तो उस केस में आपको एक्स की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। सो लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। ओके, तो सरिता का स्कोर कितना हुआ, सरिता का स्कोर हुआ 76% ऑफ एक्स। टोटल मार्क्स आखिरकार सरिता को किसका 76% मिला होगा, टोटल मार्क्स का, और टोटल मार्क्स कितना है, एक्स है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 76/100 एक्स। इसी को आप ऐसे रहने दो। अब क्या लिखा है कि सरिता स्कोर्ड 296 मार्क्स मोर देन राजेश। तो सरिता ने जितना मार्क्स स्कोर किया है वो राजेश के मार्क्स से 296 मार्क्स ज़्यादा है। सरिता ने जो भी मार्क्स स्कोर किया होगा, सरिता मार्क्स ऐसे हम लिख देता हूँ, सरिता ने जो भी मार्क्स स्कोर किया होगा वो राजेश के मार्क्स से 296 ज़्यादा है, प्लस है, 296 ज़्यादा है। तब आपने ये इक्वेशन लिख दिया। तो अब सरिता का आपने क्या लिखा है, सरिता का स्कोर आपने लिखा है 76/100 एक्स। तो आप यहाँ पे लिखो 76/100 एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, राजेश के 350 मार्क्स के प्लस कितना दिया हुआ है, कितना ज़्यादा है 296। सो प्लस 296 करोगे। सो अब आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया 76/100 एक्स इज इक्वल टू 646। देयरफॉर आपको x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 646 इंटू 100/76। तो आप इसको काट लो।
इसका वैल्यू आएगी आपको 850। ठीक है, सो ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स। तो बताओ इसमें कुछ भी आपने कुछ नया फॉर्मूला आपने कुछ लिखा क्या? जो अभी तक पढ़ते हैं हमने वही लिखा। मैं बोला ना आपको, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो वर्डिंग्स में लिखा रहता है, वर्ड प्रॉब्लम का यही फायदा होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम में जो वर्ड्स लिखे हो आप उसको बस फॉलो करते जाओ और उसको लिख दो। सबसे पहले लिखा था राजेश ने 350 मार्क्स, राजेश गॉट 350 मार्क्स, तो मैंने लिख दिया राजेश गॉट 350 मार्क्स। उसके बाद सरिता स्कोर 76% मार्क्स, तो मैंने लिख दिया सरिता का स्कोर हो गया 76 मार्क्स, 76% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 76% मार्क्स लिखा, तो 76% किसका होगा, टोटल मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स को मैंने लिख दिया x। तो सरिता का कितना स्कोर हो गया, 76/100 इंटू एक्स। अब हमने ये जो इक्वेशन लिखा है ये कहाँ से आया, उसके नेक्स्ट वाली लाइन से कि इफ सरिता स्कोर 296 मोर देन राजेश, तो सरिता का जो भी स्कोर होगा वो राजेश के स्कोर से 296 ज्यादा होगा। तो मैंने बस उसको लिख दिया। अब यहाँ पे सरिता का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे राकेश का वैल्यू पुट कर दिया, राजेश का वैल्यू पुट कर दिया एंड उसके बाद प्लस 296 कर दिया, तो मेरे को ये वाला वैल्यू मिला 850। 850 क्या हो जाएगा, उसका टोटल परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये खुद ही 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन। सो इससे ज्यादा अब आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, एडेड फॉर्मूला याद रखने की कोई इसमें लोड नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 49% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 36% फेल्ड इन साइंस, while 15% failed in both of the subjects. So if total number of students is passed is 450, then how many did appear in the examination? Okay, so क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक एग्जाम, एक स्कूल है मान लो, ठीक है, एक स्कूल है और उसमें एक एग्जाम हुआ। एग्जाम में 49% स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में फेल हो गए, 49% स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हो गए और 36% स्टूडेंट साइंस में फेल हो गए और 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, मैथ्स में कितने फेल हुए, मैथ्स में फेल हुए 49%, बहुत बुरा हाल है मतलब। देन 36% फेल इन साइंस, तो साइंस में कितने परसेंट फेल हुए, 36%। और बोथ दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने परसेंट, ये हो गए 15%। तो आपको क्या निकालना है, और साथ में क्या दिया हुआ है, इफ टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इज 450, पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इज 450, पास मतलब दोनों में पास होने वाले होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैथ्स में फेल हुए बट साइंस में पास हो गए तो हम लोग उसको 450 के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए वो कितने हैं, 450। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, पास्ड मतलब दोनों सब्जेक्ट में आप लोग, ठीक है, वो कितने दिए हुए, 450 का। सो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जाम, एग्जाम में बैठे कितने लोग, आपको ये पता करना है। ठीक है, सो अगर आपने मेरे रीजनिंग के लेक्चर्स देखे होंगे वहां पे मैं भी आपको वेन डायग्राम्स पढ़ा रहा हूँ। सो उसका अगर आप यहाँ पे यूज कर सको तो आप देखोगे कि मान लो ये वाला सर्कल जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को शो कर रहा है और ये वाला जो सर्कल है वो साइंस के स्टूडेंट्स को शो कर रहा है जो कि पास हुए हैं, जो कि पास और फेल दोनों हुए हैं, या फिर आप मान लो कि जो कि फेल हुए हैं। ठीक है, ये सर्कल, ये वाला जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स। सपोज ये आपको ये वाला सर्कल ये शो कर रहा है और ये वाला सर्कल शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन साइंस। ठीक है, सो ये कंप्लीट सर्कल कितना हो जाएगा, 49%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49%, क्योंकि 49% स्टूडेंट्स लोग जो है मैथ्स में फेल हो गए। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला सर्कल है जो साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें हो जाएगा 36%। ठीक है, और ये जो बीच का ओवरलैपिंग रीजन है इसका मतलब ये है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों मैथ्स और साइंस दोनों में फेल हो चुके हैं। सो इसका परसेंटेज कितना है, 15%। 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं इन बोथ।
ठीक है। सो पहले तो आप उन स्टूडेंट्स को निकालो जो कि फेल हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, या तो मैथ्स में फेल हुए या तो साइंस में फेल हुए, दोनों जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए आपको उसको रिमूव करना है, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड निकालो, स्टूडेंट्स फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। वो वन सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, या मैथ्स हो सकता है या साइंस हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले जो दोनों का इंडिविजुअल वैल्यूज है उनको ऐड करो, 49 प्लस 36, और माइनस करो उन स्टूडेंट्स को जो दोनों में फेल हो गए, क्योंकि ये जो है वो 2 बार काउंट हो रहे हैं, मैथ्स में भी काउंट हो रहे हैं क्योंकि मैथ्स में भी फेल हुए, और साइंस में भी काउंट हो रहे हैं क्योंकि साइंस में भी फेल हुए। सो इसका आपको वैल्यू मिल जाएगा 70%। सो 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में फेल हुए हैं, जो कि एग्जाम में एक्चुअल में फेल हुए हैं, चाहे वो मैथ्स में फेल हो गए या फिर साइंस में फेल हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली पास्ड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल कितने हुए हम लोग को पता चल गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड अपन निकाल लेते हैं। और पास मतलब कि दोनों में पास हुए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70% कर दोगे आप, तभी तो एग्जाम में 2 ही चीज होगा ना, या पास हो गए या फेल हो गए। तो अगर फेल 70% हुए तो जितने लोग बच जाएंगे वो पास हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, सो 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो पास हो गए हैं। ठीक है, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना हो गया, x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे एग्जाम में उसको हमने x मान लिया। क्यों x लिया, क्यों कोई नंबर नहीं लिया, क्योंकि 450 दिया हुआ है, एक रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सो x हो गया। तो हमारे पास क्या लिखा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज 450, तो मतलब 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 450, क्योंकि 450 जो 30% स्टूडेंट्स है टोटल के वो क्या है, पास हो रहे हैं, और पास एक्चुअल में कितने हुए उसका नंबर हमारे पास पहले से दिया हुआ है 450। सो इसलिए ये वाला इक्वेशन हमने लिखा 30% ऑफ x इज इक्वल टू 450। अब इसको सॉल्व कर दो, 30/100 इंटू x, 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 450। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू 450 इंटू 100/30, आपका आ गया आंसर 1500 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस एग्जामिनेशन में जो अपीयर हुए थे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल दिए हुए हैं, मैथ्स में 49% दिया हुआ है, साइंस में कितने फेल हुए हैं 36% दिया, और दोनों इस सब्जेक्ट में फेल होने वाले 15% स्टूडेंट्स हैं। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास है वो कितना दिया हुआ, 450। पास मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास होना, ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ और दूसरे में फेल हुआ तो हमने उसको पास में कैलकुलेट किया, नहीं, जो दोनों में फेल हो, जो दोनों में पास हुए उनको हमने पास में कैलकुलेट किया। तो फिर आपने ये वेन डायग्राम्स के थ्रू ये समझा कि 49% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि मैथ्स में फेल हो रहे थे, 36% वो स्टूडेंट्स थे जो साइंस में फेल हो रहे थे, और 15% वो थे जो दोनों में फेल हो रहे थे। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला जो कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, और किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कौन से थे, 49 प्लस 36 माइनस 15, क्योंकि माइनस 15 वाले ऐसे थे दोनों में फेल हुए थे, तो दोनों में फेल हो रहे थे तो दोनों साइड से काउंट हो रहे थे। ठीक है, सो वो दोनों साइड का काउंट हटाने के लिए हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 70% स्टूडेंट आए। 70% स्टूडेंट्स वो है जो एक्चुअल में एग्जाम में फेल हुए। तो 70% अगर फेल हो गए तो 30% एक्चुअल में पास हुए होंगे। सो आपने लिख दिया 30% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन। अभी 30% किसके 30% होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसके 30% होंगे। तो आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख दिया x। अब जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इज 450, तो आपने वही लिखा 30% ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हो रहे थे उसके एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 450 है। 450 ऐसे स्टूडेंट है जो कि पास है, जो कि एक्चुअल में 30% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। सो आपने फिर उससे x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, सो अगर आपको ये पूरा मेथड जो है ये लंबा लग रहा है तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आप इस मेथड को अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो। ये वाला जो वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आया ठीक से तो आप में ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे वेन डायग्राम्स के भी सीरीज के चैप्टर दिए हुए हैं, आप उन्हें भी कंप्लीट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वेन डायग्राम्स एक्चुअल में हम लोग बनाते कैसे और उसको कैसे यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है,
आप उसको बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सारे चैप्टर्स में इसका, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो तो फिर अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक की फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको वो फॉर्मूला याद रखना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ, कि पहले तो आपको कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि दो सब्जेक्ट को आपके पास होना चाहिए, दो सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन में बात करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या दो सब्जेक्ट है, एक है मैथ्स मैथमेटिक्स और दूसरा है साइंस। तो पहला कंडीशन है कि आपको दो सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहिए, और दूसरा कि आपको वेन डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया वेन डायग्राम से थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। तो देखो ये अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, इसका एक फॉर्मूला लिखो। पहला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप इसको लिखो। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who passed in the exam। पास्ड मतलब क्या होगा, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना, इसको आप स्टार बना लेना या बॉक्स बना लेना। ठीक है, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसको कैसे निकालोगे, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसको आप पूरा परसेंटेज कर दो। अब इसमें x प्लस वाई, अब इसमें x क्या है, y क्या है, z क्या है। x होगा, x% होंगे जो फेल होंगे इन वन सब्जेक्ट या फर्स्ट सब्जेक्ट, और y% जो होंगे वो होंगे फेल्ड इन सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, और z% क्या होंगे, z लिखो या z% लिखो, हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 100 माइनस एक्स यानी फेल्ड इन फर्स्ट सब्जेक्ट यानी मैथ्स में, तो ये हो गया 49 प्लस वाई में कौन सा लिखोगे आप, साइंस सेकंड सब्जेक्ट में जो लोग फेल हुए यानी हो गया 36, माइनस जेड में जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए ये हो गया 15। सो ये आपको आ जाएगा, ये हो गया 100 माइनस, ये हो जाएगा 70, 100 माइनस 70 इज 30%। सो 30% उतने स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में पास हुए। ठीक है, सो जब आपको 30% मिल गया तो फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी x इज इक्वल टू 450। देयरफॉर x की वैल्यू आप लिख दोगे 450 इंटू 100 अपॉन 30, जिसकी वैल्यू हो गई 1500। इस तरह से आप दो लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, फेल मतलब फेल इन एनी वन सब्जेक्ट, और पास मतलब पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, फेल्ड इन बोथ लिखा रहेगा तब आप उसको माइनस कर देना, और अगर फेल इन वन सब्जेक्ट लिखा रहेगा तो आप उसको प्लस करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो इसका आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ट्राई करना, दोनों मेथड से ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताना आपको कैसे समझ में आया। In an examination, 20% students failed in chemistry, 15% students failed in physics, while 5% students failed in both of the subjects. So find out, देखो आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% स्टूडेंट जो केमिस्ट्री में फेल हुए, 15% फिजिक्स में फेल हुए, 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स को आप, ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज फाइंड करो कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हो, और ऐसे स्टूडेंट्स का भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है जो किसी एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट फेल हुए हो, किसी एक में भी फेल हुए हो, तो ऐसे कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बताइएगा। चलिए अब आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so in an election contested by two candidates, one candidate got 30% of the total votes and still loses by 500 votes. So find out the total number of votes casted. Okay, so suppose एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें सिर्फ दो ही कैंडिडेट
खड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि दो बड़े पार्टी खड़े हुए होंगे और बाद साथ में कुछ और अदर्स में कैंडिडेट्स में आए होंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ दो लोग ही खड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह का इलेक्शन है। सो उस दो लोग में एक कैंडिडेट को है जितना भी टोटल वोट मिला है उसका 30% वोट मिला है, स्टिल वो लूज कर दे रहे हैं। कितना से? 500 वोट्स से वो लूज कर जा रहे हैं, 500 वोट से वो हार जा रहे हैं। तो आपको ये पता करना है कि टोटल कितने वोट कास्ट हुए, कितने लोगों ने चुनाव किया। ठीक है, यही मतलब होगा कितने लोगों ने वोट जो है जाके डाला वहां पे। तो ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं इसको किस तरह से करते हैं। सपोज आपके दो कैंडिडेट हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ए को मिला 30% वोट, 30% ऑफ टोटल वोट। सो अगर ए को 30% मिला है और सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 70% ऑफ टोटल वोट। यहाँ पे कोई भी इनवैलिड वोट्स की बात नहीं की है। ठीक है, कि इतने इतने परसेंट वोट जो है इनवैलिड हो गए या लोगों का, इतने लोगों का जो है, जो क्या इलेक्टोरल जो पेज रहते हैं वो सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब कुछ वैलिड होता है। तो जिसका भी वोट अगर कोई आदमी डाल रहा है तो किसी एक को तो मिलेगा, वो काउंट होगा ही वोट उस बंदे का। ठीक है, सो अगर 30% किसी एक को मिल रहा है तो दूसरे को ऑब्वियसली 70% मिलेगा। हमने मान लिया कि वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? एक्स हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे 100 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि 500 दिया हुआ है रियल वैल्यू। तो आपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स को लिया x। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि वन कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ टोटल वोट एंड स्टिल लूजेस बाई 500 वोट। मतलब अगर एक बंदा 30% वोट मिल के भी 500 वोट से हार गया है, तो मतलब दूसरा जो बंदा होगा वो 500 वोट्स से जीता होगा। मतलब बी 1 by 500 votes greater than A। मतलब A को जितना भी वोट मिला होगा उससे 500 वोट्स ज्यादा मिला होगा B को। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन में लिखो। B को कितना वोट मिला है? B को मिला है 70% ऑफ द टोटल वोट, 70% ऑफ X। और A को कितना मिला है? 30% ऑफ टोटल वोट, A को मिला है 30% ऑफ X। और B का क्या बोल रहा है? इसका A से कितना ज्यादा वोट मिला है? A से मिला है उसको प्लस 500 वोट्स। तो आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि B को A जो है वो 500 वोट्स से हार जा रहा है और साथ में उसको 30% वोट्स मिल रहे हैं। मतलब B को 70% वोट मिल रहे हैं और वो A से 500 वोट्स ज्यादा कमा रहे हैं, तभी जाके वो जीतेगा। ठीक है, सब आपने यही चीज लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दो। 70/100x। अभी आप इसको इधर ले आओ, 30 को इधर ले आओ, तो माइनस 30x/100 इज इक्वल टू 500। अब आप इसको यहाँ सॉल्व कर लो। 40x/100 इज इक्वल टू 500। देयरफॉर x की वैल्यू आपको हो गई 500 इंटू 100/40, 1250। ठीक है, 1250 जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किए गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन आपको इलेक्शन के बेसिस में पूछा जाता है। ठीक है, कि 1%, कभी भी इलेक्शन का क्वेश्चन आपको दो ही लोगों के बीच में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और उनका वोट जो है वो वैलिड और नॉन वैलिड दोनों हो सकते हैं। वैलिड जब होगा तब आपको अलग से स्पेसिफाई नहीं करेगा, लेकिन जब इनवैलिड होगा कि अगर 10 लोगों का वोट को हम इनवैलिड कर रहे हैं तो आपको क्या करना रहेगा? उसको उसको आपको क्वेश्चन में उस तरह से लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में रहता है कि 10 वोट्स वेयर इनवैलिड, अगर ऐसे इस क्वेश्चन में दिया रहता तब आपको क्वेश्चन में क्या पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूछता। तो आपके पास आ गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 1250 और 10 वोट्स इसमें से इनवैलिड हो गए। सो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आप निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना होता? 1250 माइनस 10 कर देते तो 1240 आपका वैलिड वोट्स हो जाते, क्योंकि 10 वोट्स को आपने इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों का वैलिड और इनवैलिड दोनों टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दिया कि किस तरह से आएगा। पहले आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना होगा। अगर
जो वैलिड, अगर इनवैलिड की बात नहीं होगी तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वैलिड वोट्स का पूछेगा तो मतलब आपको उसमें से टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से इनवैलिड को माइनस करना होगा और इससे आपको क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाली बात। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी एक बार कि दो लोगों के बीच में जो है इलेक्शन हुए हैं, इफ इन एन इलेक्शन 2 पर्सन इज कंटेस्टेड। तो चलो अब इसका मैंने आपको वो तो बता दिया, कॉन्सेप्ट तो बता दिया, मैं आपको इसका थ्योरी भी बता देता हूँ, एक इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसका आप एक फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या लिखोगे कि सपोज आप इसके यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, कितना वोट आपने डाला है, वो कैसे निकालोगे? 100 इंटू वाई अपॉन 100 - 2x, वेयर वाई क्या है? वाई है नंबर ऑफ वोट्स बाय विच वन लूजेस और विंस। क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो 500 वोट से जीत गया, इस क्वेश्चन में 500 वोट से हार गया था, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको 500 वोट से जीता हुआ भी दे सकते। सो नंबर ऑफ वोट्स जिससे कि एक आदमी जीतेगा या हारेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई? जैसे यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 500, क्योंकि जो a है वो 500 वोट्स से हार जाता था। और x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी द परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम पर्सन। उसी आदमी को कितना परसेंट वोट मिला उसका परसेंटेज की बात करते हैं। सेम पर्सन होगा वो, ठीक है। कभी भी अलग अलग आदमी को ये अलग अलग आदमी के इस बारे में डेटा नहीं देगा, आपको एक ही इंसान के बारे में देगा। जैसे यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में दिया कि उसको 30% वोट भी मिला और साथ में वो 500 वोट से हार भी गया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अपने x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 30%। तो अब आप ये पुट कर दो तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 500 अपॉन 100 - 2 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 500 अपॉन 100 - 60, 100 इंटू 500 अपॉन 100 - 60, यानी ये हो जाएगा 40। तो अब इसको 95 यानी यहाँ से आएगा आपको 1250 आपका टोटल। सो आपको 2 लाइन लगाना है, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू वो होगी जिससे आदमी जीतेगा या हारेगा, कौन उतने नंबर ऑफ वोट्स, और x की वैल्यू होगी परसेंट ऑफ द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम पर्सन, ठीक है। तो चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 3,52,800। एक टाउन के जो पॉपुलेशन दिया हुआ है, अभी का पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 3,52,800 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अगर वो इंक्रीज करेगा 5% पर एनम के रेट से, हर साल 5% का आपको इंक्रीज मिलेगा पॉपुलेशन में, तो फिर आपको ये पता करना है कि 2 साल बाद, अब अभी 2 साल बाद आपके उस टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा। अभी क्या हो रहा है? 352,800 है अभी का पॉपुलेशन, और क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, हर साल 5% आपका इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो 2 साल के बाद आपका कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, आपको ये चीज बताना है। और साथ में पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 2 years अगो। अभी 352,800 है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था। आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो रेट ऑफ जो चेंज है परसेंटेज का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस साल 5% है, नेक्स्ट ईयर भी 5% रहेगा, अगले साल भी 5% रहेगा। इस तरह से आपको इसमें वेरिएंट नहीं मानना है कि अगले साल तो चेंज हो सकता है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह मानो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसके लिए भी मेथड आप मत रखो, मेथड लंबा पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सपोज आपके पास अभी का पॉपुलेशन दिया हुआ है P, और आपके पास है कि रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है R, और आपको निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स या फिर बिफोर n ईयर्स। सो पॉपुलेशन n ईयर, ओके, या Pn का मतलब होगा पॉपुलेशन
बिफोर और आफ्टर एन ईयर्स, जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, आर का क्या मतलब हुआ, रेट पर एनम, किस रेट से जो है आपको पॉपुलेशन बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और जो पी रहेगा इसको आप लिखना प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपके पास ये तीन चीज वैल्यू। फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स। ठीक है, एन मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप एन की वैल्यू को चेंज करोगे। ठीक है, सो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, इसको कैसे निकालोगे, पी इंटू 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 का पावर एन। अब ये प्लस माइनस क्यों किया, कि अगर रेट आपका इंक्रीज हो रहा है, हर साल आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तब आप उसको यूज करोगे पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। और अगर आपका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है तब आप यूज करोगे पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 का पावर एन। तो अगर इंक्रीज होगा तब प्लस साइन यहाँ पे यूज करोगे, और अगर डिक्रीज होगा तो माइनस साइन यूज करोगे। तो एक साथ फॉर्मूला लिखने के लिए प्लस माइनस का यूज किया गया। एन का मतलब होता है कितने साल के बाद पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास पी की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 5। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास पी की वैल्यू कितनी होगी, 352,800। आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 5%। और एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स बोला है, सो 2 ईयर्स। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स निकालोगे। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सो आपने प्लस लिखा। तो यहाँ पे आप पी की वैल्यू पुट करो, 352,800 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/20। तो ये 352,800 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1, 21/20 इंटू 21/20, 2 बार क्योंकि आपको स्क्वायर किया गया है, पावर 2 दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ऐसे लिखोगे। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 388,962। ठीक है, इस तरह से आप पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स निकालोगे। आपने पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर कर दिया, जिससे क्या मिल गया। ओके, अब आप निकालो, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। तो अब 2 ईयर्स अगो दिया हुआ है, मतलब आप क्या करोगे, माइनस करोगे 2 साल पहले का पॉपुलेशन इसमें से। सो वो कैसे निकालोगे, ये तो 2 ईयर्स आफ्टर का होगा, ये जो होगा ये आफ्टर के लिए होगा हमेशा, आफ्टर एन ईयर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ ना मैं, आफ्टर एन ईयर्स के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर बिफोर पूछे, बिफोर एन ईयर्स या फिर अगो एन ईयर्स, ठीक है, या एन ईयर्स अगो, तो पहले का कभी भी पूछना होगा तो आपको लिखना है यही चीज का, पी बिफोर इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस माइनस आर बाई 100 का पावर एन। जो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे उसी चीज को। ठीक है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 352,800 अपॉन 1। इंक्रीज हो रहा था हर साल, तो यहाँ पे आप इंक्रीज ही करोगे, यहाँ पे माइनस मत कर देना कि पीछे जाना था। रेट को आप हमेशा जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वही चीज करोगे, और इसको 2 करोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 32,000। सो 2 साल पहले था पॉपुलेशन 32,000 और 2 साल बाद होने वाला है 388,962। सो इस तरह के क्वेश्चंस पॉपुलेशन में आते हैं। तो आप ये दो फॉर्मूला को याद रखना, बिफोर में आपको वो चीज को डिवाइड कर देना है और आफ्टर में वो चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज। एक और क्लास में आपको परसेंटेज का लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं उसके मैं आपको 5 क्वेश्चंस और वो करा दूंगा। उसके बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी एक बुक उठा के उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। कैटेगराइजेशन मैंने कर दी है, इसी कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस आप अलग अलग प्रैक्टिस इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि आप ये जो फॉर्मूलेज बताए या जो मेथड आपको सिखाए वो आप उसको यूज कर सको। ठीक है, सो विद दिस मैं आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। आपको जो भी डाउट होता है आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आके हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम में।
या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।